ओम शांति, नमस्ते। मैं हूं आपकी होस्ट शिवानी द्विवेदी और आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं माई इंडिया हेल्दी इंडिया हेल्थ टॉक शो में। आज का जो हम विषय ले रहे हैं वो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है। महिलाओं से जुड़ी समस्या की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज से बेसिकली रिलेटेड है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, यूट्रस अगर आम भाषा में बोलें तो बच्चादानी होती है और फाइब्रॉइड का मतलब होता है एक गठान। तो बच्चेदानी की गठान से रिलेटेड हम आज इस विषय में बात करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन पाया गया है। 70 से 80% फीमेल्स में ये गठान पाई ही जाती है और आपको 35 साल की उम्र से ये दिखना भी स्टार्ट हो जाती है। तो आइए इस विषय में हम जानते हैं कि ये गठान क्यों होती है और इस गठान के कारण क्या कोई और हेल्थ इश्यूज़ भी हमें हो सकते हैं। और इस विषय में आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में बात करने के लिए हैं डॉक्टर पुष्पा पांडे जी। मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। ओम ओम शांति। शांति। मैम, जैसा कि हमने बताया कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स एक आम भाषा में बोलें तो बच्चेदानी की गठान होती गठान है होती है। और ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है और इससे कई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस बारे में थोड़ा-सा हमें एक जनरल रोशनी डालिए कि ये होता क्या है? इसको फाइब्रॉइड कहते हैं या हिंदी में इसको रसौली कहा जाता है। रसौली आम भाषा में कई गांव वाले इसको बोलते हैं कि रसौली बोलते हैं। तो रसौली एक ऐसी गठान होती है जैसे कि बच्चेदानी या यूट्रस होता है। तो यूट्रस के अंदर जो मांसपेशियां जिसको कहते हैं तो वहाँ पर वो ग्रो कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो धीरे धीरे वो गठान बन जाती है। तो वो गठान अलग अलग तरह की होती है। मान लीजिए कि जैसे इस चित्र में ऐसे बतलाया गया है कि ये जो गठान है विभिन्न साइज़ की हो सकती हैं। किसी भी महिला में एक छोटे से साइज से लेकर बहुत बड़ी तक हो सकती हैं और एक में ही हो सकती हैं। 80% महिलाओं में ऐसा हाँ कहा हाँ गया है कि ये होती ही हैं। हाँ, होती ही हैं ये। जी। तो एक छोटी भी और एक ही महिला में 25-30 भी हो सकती हैं। बहुत सारी इतनी भी ज़्यादा हो सकती हैं और बहुत वैरायटी की हो सकती हैं। तो इसमें जो डिफरेंट वैरायटी की होती हैं, एक तो होता है कि जो बीच में मांसपेशियों के बीच में ही दिख रहा है, वो यहाँ हो सकती हैं। या फिर जब ये गठान कैविटी है ना, इसकी जो ओपनिंग होती है, बीच में कैविटी कहा जाता है ना, तो उस कैविटी में अगर पहुंच जाती है तो वो सब म्यूकस फाइब्रेट या पॉलिप का भी कभी कभी रूप ले लेती है। बढ़ जाती हैं, बढ़ अगर जाती है साइज़ में बढ़ या जाती हैं। साइज में बढ़ जाती है या उसको एंडोमेट्रियम की दीवार को उसको क्रॉस भी कर लेते हैं। अच्छा जी। जो अंदर की दीवार होती है ना, उसको क्रॉस कर लेते हैं तो वहाँ चले जाते हैं। वो सब म्यूकस फाइब्राइड कहलाता है। और कभी कभी इसमें ना होकर जो बाहरी लेयर होता है ना, जी, जी। बाहरी लेयर में पहुँच जाता है। तो बाहरी लेयर में ये ऐसे बाहर की ओर मतलब कि पेट की ओर बढ़ता है, एब्डोमेन की ओर बढ़ता है। तो वो सब सीरस फाइब्राइड कहलाता है। तो इस तरह से इसका जैसे आप कारण की बात कर रहे हो कि कारण वास्तव में क्या होता है, तो कभी कभी तो जैसे अब सोनोग्राफी होती है तो उसमें हर महिला को लगभग छोटा मोटा फाइब्रॉइड रहता है। निकलता ही हाँ, है। जी, मैं तो या कोई भी आम महिला अगर कोई भी करवाए आम तो महिला। थोड़ा बहुत निकलेगा और ही। आजकल लेट मैरिजेस हो गई हैं अच्छा। तो एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं है। जी, हम हाँ, इसका एक कारण, ठोस कारण नहीं बता ठोस सकते ऐसे हैं। कारण पता नहीं है। जी। कभी कभी जैसे मदर को है तो कोई तो कहते हैं कि जेनेटिक भी हो सकता है ये, है ना। यूजुअली मदर को हिस्ट्री मिलती है तो फिर ये बेटियों को भी, बच्चियों को भी हो जाता है। लेकिन ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है ये, मतलब ईस्ट्रोजन इसमें ज़्यादा हो जाता है। जो फीमेल में हार्मोन्स फीमेल, होते हाँ, हैं, जो ईस्ट्रोजन जो एस्ट्रोजन। फीमेल हार्मोन होता है वो इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो उसके कारण भी फाइब्रॉइड हो जाता है कहीं कहीं जी, जी, जी। इसमें। जी, तो आपने बताया बच्चेदानी की मांसपेशियां अगर बढ़ जाएं, साइज में बढ़ जाएं, तो साइज में हम मतलब उसे एक गठान का रूप ले कह लेती लेते हैं। हैं। और वो किस जगह हुई है? जैसे बच्चेदानी बड़ी एक ऑर्गन है, बड़ी सी चीज़ है, तो वो किस जगह हुई है, उस हिसाब से भी अलग-अलग सिम्टम्स आते हैं या उस हिसाब से अलग-अलग इसमें कंसर्न होता है? हाँ हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये गांठ कभी भी कैंसरस नहीं होती है।
बहुत कम चांसेस। तो अगर किसी को मैं आपसे है नेक्स्ट पूछने ही वाली थी हाँ। शायद कि ये गठान कैंसरस का तो तो कोई हमने खुद ही बता दिया इंडिकेशन तो कि नहीं इसमें है। ये कैंसर नहीं है, जी, बहुत कम, और इसमें दर्द भी नहीं होता है, पेनलेस रहती है। पेनलेस होता है। लेकिन जहाँ रहती है उसके हिसाब से उसको सिम्टम होते हैं। मान लीजिए कि वो बच्चेदानी के सामने की ओर है जी, और वो साइज बड़ी है, तो उसके सामने क्या होता है, सामने की ओर जो यूरिनरी सिस्टम जिसको कहते हैं ना कि पेशाब का जो रास्ता होता है, तो अगर वहाँ प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा कि पेशाब में तकलीफ होगी, उसको या तो बार बार जाना पड़ता है या फिर उसकी पेशाब रुक ही जाती है। तो बहुत सारे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो रिटेंशन यूरिन करके आते हैं। रिटेंशन मतलब कि होता है कि सूजन के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है, ब्लैडर में पूरा यूरिन भर जाता है, वो बाहर निकल ही नहीं पा रही है निकल क्योंकि ही नहीं पाता गठान है है क्योंकि उस प्रेशर जगह इतना पे। ज़्यादा है। जी, तो अगर बहुत बड़ी है, जिसको हम कहते हैं 12 वीक साइज, प्रेगनेंसी का जो 12 वीक होता है लगभग इतना बड़ा होता है, तो उससे अगर बड़ी साइज है तो प्रेशर हो सकता है। जी, 12 वीक का बच्चा जो प्रेगनेंसी में होता जैसे है होता उस साइज उस के साइज का जैसा, गठान उस से। साइज की अगर उससे बड़ी है तो प्रेशर हो जाता है। और उसका नुकसान ये होता है कि मान लो प्रेशर हुआ, रिटेंशन तो हुआ, उसके बाद वो प्रेशर ऊपर तक इफेक्ट होता है, तो जो यूरेटर जो होता है ना, और भी ब्लैडर के ऊपर की जो पेशाब की थैली है उसके ऊपर उसका इफेक्ट हो जाता है, और उसके ऊपर इफेक्ट होने से वो भी डायलेट होने लगती हैं, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब जो किडनी होता है ना वो भी बढ़ जाती है, उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। यहाँ की यूरेटर भी मोटी हो जाती है और उसके साथ फिर मतलब प्रेशर इफेक्ट के कारण पूरा जो सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम, वो इन्वॉल्व हो जाता है। ये तो बहुत नुकसानकारक होता है। तो वो सिम्टम के कारण पेशेंट आ सकती है। दूसरा जो प्रेशर इफेक्ट होता है, पीछे अगर हुआ, पीछे भी अगर कोई ऑर्गन्स इन्वॉल्व करते हैं तो भी उसको कभी कभी प्रॉब्लम होती है। और अगर ऊपर और ज़्यादा बढ़ता है ना, मान लो यहाँ पर पूरा किसी किसी को तो पूरा जिफिस्टर्नम इतना बड़ा हो जाता है और उसको पता ही नहीं चलता है। अच्छा, तो उसको इंडाइजेशन या थोड़ी बहुत तकलीफ होने लगती है, तो उस जांच के लिए आती है, और जब हम उसको जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि उसको फाइब्रॉयड है इतना बड़ा। तो एक तो प्रेशर सिम्टम होता है। दूसरी जो प्रॉब्लम में जो पेशेंट आती है, कभी कभी उसको ब्लीडिंग होती है, मेनोरेजिया, जिसको मेनोरेजिया, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, इसको मेनोरेजिया कहा जाता तो है। जब साइकिल चल रही होती है उसी दौरान ब्लीडिंग होती है या उसके बीच में भी आप ब्लीडिंग के बात? नहीं, यूजुअली जो Normal- फाइब्रॉइड के कारण जो ब्लीडिंग होती है जी, वो उसी दौरान ज़्यादा बढ़ जो जाती है, उसकी जो अपनी साइकिल है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ब्लीडिंग ज़्यादा बढ़ करती है जाती है, अगर फाइब्रॉइड उसमें से। क्लॉट्स पास होने लगते हैं। अगर किसी भी महिला को क्लॉट्स पास होते हैं, इसका मतलब कि ब्लीडिंग नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा है। अच्छा, जी, तो फाइब्रॉइड भी उसका एक कारण हो सकता है। तो वो कारण, और कभी कभी वो उसमें आते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ सूजन सी लग रही है कुछ दिन से, तो उनको समझ नहीं आता है, और सूजन जो होता है वो वास्तव में फाइब्रॉइड की गठान होती है ना। तो ये तो ये साइज थोड़ी सी बढ़ जाती बढ़ होगी जाती है, तब ये सिम्टम्स हमें दिखने लगते हाँ, हैं। उसके बाद दिखने लगते हैं। कभी कभी जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है क्योंकि इन्फेक्शन, और अगर फाइब्रॉइड है और उसमें इन्फेक्शन हो गया और उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं तो फिर उसको दर्द होता है, अच्छा, और बिल्कुल कैंसर जैसा दिखता है। एक बार हमारे पास हमने एक पेशेंट को ऑपरेट किया था और मेनोपॉज एज थी उसकी, मेनोपॉज मतलब कि 45 के बाद। अब 45 के बाद कैंसर का भी खतरा रहता है, हाँ, कैंसर का भी चांसेस खतरा बढ़ रहता है, जाते हैं। चांसेस बढ़ जाते जी, हैं। जी, और हमने उसका ब्लड भी टेस्ट कराया, जिसको CA-125 स्पेशल टेस्ट होता है वो करते किस हैं चीज़ का टेस्ट है उसको, ये? कैंसर के लिए कि कैंसर के भाई टेस्ट कि करवाएं। जी, ये जैसे गठान बच्चेदानी की है तो ऐसा तो नहीं कि कोई अंडाशय की गठान है, क्योंकि जो अंडाशय की जो गठान होती है उसमें एक खास टेस्ट कराया जाता है जिसको CA-125 कहते हैं। वो कैंसर रूल आउट करने के लिए किया जाता है कि नहीं है कि नहीं है, मतलब उसका ये थोड़ा इफेक्ट पता चल जाता है कि है कि नहीं। तो फाइब्रॉइड में भी वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब वो एज थी उसकी 45 की एज थी, वैसे तो ये गांठ कभी कैंसरस होती नहीं है, और हमने उसका सब कराया, सोनोग्राफी भी कराया,
और उसका सोनोग्राफी के बाद और भी कुछ टेस्ट होते हैं जिसको सीटी स्कैन एक कहा जाता है, एमआरआई कहा जाता है ना। तो थोड़ा उसमें डिफरेंस पता चल जाता है, अंतर पता चल जाता है कि बच्चेदानी की गठान है कि ओवेरियन की है। फिर भी उसमें कैंसर तो डाउट हो ही रहा था, है ना, कि अब 45 है। फिर उसको खोला तो जैसे ही खोला तो चिपका भी हुआ था चारों तरफ, तो बिल्कुल कैंसर जैसे लग रहा था। लगा ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, ये तो कैंसर ही है। और फिर जब पूरा अच्छी तरह से देखा तो काफ़ी बढ़ गई थी, उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए थे, बिल्कुल कैंसर जैसे दिख रहा था। ऐसा था, ऐसे ग्रोथ थी उसकी। फिर जब पूरा अच्छे से वो निकल गया फिर पता चला वो सिर्फ फाइब्रॉइड था। मतलब किसी भी एज में ये फाइब्रॉइड हो सकती है, और जब डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं तो उसमें पेन भी होता है। मतलब मेनोपॉजल एज शुरू से लेकर वैसे मिडिल एज में ये ज़्यादा होता है, वहीं 20 से लेके 20 से लेके 40 तक, वर्ष क्योंकि की उसमें उम्र एस्ट्रोजन में ज़्यादा होते हैं जी ये है ना? गठान ज़्यादा पाई ज़्यादा उस जाती एज में है। होती है। लेकिन जैसे हमने बताया कि मेनोपॉजल एज में भी आ सकती है, वो जो पेशेंट थी वो तो मेनोपॉजल एज में थी, कम दिखती है लेकिन दिख दिख सकती सकती हैं, हैं उसमें भी होता है। जी जी। तो इस तरह से बहुत सारे प्रेशर सिम्टम से आते हैं, ब्लीडिंग से आते हैं, पेन से भी आते हैं, तो और रिटेंशन यूरिन से आते हैं। कभी कभी थोड़ी जीआईटी प्रॉब्लम प्रेशर के कारण होती है, उसके भी कारण ये पेशेंट ऐसे हमारे पास है। जी मतलब गठान की वजह से हमें दर्द भी हो सकता है, हमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, हाँ। हमारे पेशाब या यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिल सकती हैं। हाँ। इसके अलावा भी कोई चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं जो नुकसान करते हैं, जैसे अगर कहीं गठान हो गई है तो कहीं और भी कोई डैमेज दिखता है या सिर्फ हमें सिम्टम्स ही ये नज़र आते हैं? नहीं, इसमें हमें सिम्टम ही नज़र आते हैं, जी और सिम्टम के कारण जब हम इन्वेस्टिगेट करवाते हैं तो हमें पता चलता तो है उसका कि कुछ नुकसान और तो नहीं होता है, बस वो सिम्टम्स हमको हाँ, ट्रीट करने होते हैं, इसमें इलाज जो करना होता है। कार्सिनोमा के चांसेस, सार्कोमा जिसको कहते हैं, सिर्फ 1% रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन इसको ट्रीट कब करना चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं, जब सोनोग्राफी कराया तो सोनोग्राफी डॉक्टर ने तो बता दिया कि तुमको फाइब्रॉइड है। अब फाइब्रॉइड है तो उसको ऑपरेट करना है कि नहीं करना है, उसका इलाज करना है कि नहीं करना है, तो वो महिलाएं अपने से बोलने लगती अब तो हमको गठान है, अब हम बताओ कि हम क्या करें। जी तो उसमें कोई भी ज़रूरी नहीं है ऑपरेशन करना या उसका ट्रीटमेंट देना। जी अगर वो गठान प्रेशर नहीं डाल रही है, ऐसी ही पड़ी हुई है, अगर कोई सिम्टम नहीं है कोई पेशेंट सिम्टम को नहीं है, तो इसे हम तो कोई नॉर्मल भी आवश्यकता ले नहीं। सकते हैं। अधिकतर क्या होता है कि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन तो कम हो जाता है ना, तो फिर क्या होगा, अपने आप ही वो ठीक हो जाएगी ना, क्योंकि हार्मोन्स ही हार्मोन नहीं वो हो गया। है। तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर उसका कोई भी सिम्टम नहीं है, और जैसे हमने कहा कि 12 वीक साइज उससे कम है, तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। वो अपने आप ही जब एज होगा, हाँ मेनोपॉज एज होगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो, मिडिल एज है। तो कभी कभी जो फाइब्रॉइड होता है वो प्रेगनेंसी होने में रोकता है, क्योंकि मान लीजिए, है ना, क्योंकि कैविटी होती है ना उसकी, हाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हाँ ही है कहीं हाँ, ना कहीं तो उससे प्रेगनेंसी तो रिलेटेड वहीं है। पर होती है ना, और मान लो वहीं फाइब्रॉइड बैठा हुआ है, तो वो कोई गोला बैठा हुआ है, जी जी तो जी क्या होगा, प्रेगनेंसी कहाँ होगी, और अगर होगी भी तो क्या होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगी। है ना। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी नहीं तो अगर इलाज छोटे छोटे पड़े हुए हैं, 3 सेंटीमीटर से कम है, अगर 3-4 सेंटीमीटर, तो कोई भी आवश्यकता नहीं है ऑपरेट करने की। और वो फाइब्रॉइड जो कि बिल्कुल बाहर है और एब्डोमेन में है, वो तो सब सिरोसल कहते हैं उनको, उनको तो कोई भी आवश्यकता नहीं है निकालने की, वो अपने बेचारे पड़े रहते हैं, डोरमेंट स्टेज में पड़े रहते हैं, उनको कुछ उनको नहीं है, छेड़ने की जरूरत कोई नहीं छेड़ने है की जरूरत नहीं, हाँ, कोई जब भी तक छूने की वो जरूरत नहीं। हमें कुछ हाँ, नुकसान कुछ ऐसा नुकसान ना दे करें रहे तो हो हम क्यों उससे जी परेशान हो, है जी ना। जी जी तो इसलिए महिलाओं को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है कि अगर सोनोग्राफी आपने किसी कारण से भी कराया, कि भाई दूसरे कारण से भी हम कराते हैं कभी ना, कभी हम किसी और चीज के लिए गए, किसी और चीज की हाँ, सोनोग्राफी और करा रहे डॉक्टर हैं बता देता है कि उसमें कि तुमको गठान गठान है। है, हाँ जी
तो फिर उसमें तो प्रॉब्लम वो सोचने लगती है, उसको तो चिंता लग जाती है। तो बहुत सारी महिलाएं सिर्फ इसीलिए आती हैं, आप तो हमारी बच्चेदानी निकाल दो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाए, वो गठान है। क्योंकि आजकल अनफॉर्चुनेटली कैंसर जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये गठान भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिलाओं के मन में एक शंका पैदा कर देती होगी कि कहीं मुझे कैंसर तो कैंसर नहीं तो है, नहीं है, तो क्या बिल्कुल। मुझे निकलवाना ये ज़रूरी है हाँ, या हाँ, नहीं। तो अगर फाइब्रॉइड का इलाज हम देखें, अगर ये हमारे इसमें कोई सिम्टम दे रहा है, हमें दर्द दे रहा है, हमें ब्लीडिंग हो रही है, या जैसा आपने बताया हाँ, यूरिनरी ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके इलाज क्या होते हैं, हम इसका हाँ। इलाज क्या करते हैं। इसका इलाज तो है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है। मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है उसमें हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, और वो दवाइयाँ लेकिन 6 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अच्छा। वो 6 महीने से ज़्यादा सिर्फ टेम्परेरी समय के लिए देते हैं, कि उसको जो ब्लीडिंग होती है, कभी कभी जब हम देते हैं ना उससे तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है उससे। कुछ ऐसे हार्मोनल ट्रीटमेंट आते हैं कि हम कुछ टैबलेट्स देते हैं, और इंजेक्शन भी कुछ ऐसा होता है जो हम उसको देते हैं, और 3 महीने तक देते हैं, फिर उसको 6 महीने तक भी कंटिन्यू कभी कभी करते हैं। और दूसरी जो होती है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, जो परमानेंट इलाज होता है। अच्छा। मान लीजिए हमारी लाइफ में उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है और सिम्टोमेटिक हो गया है, तो फिर हम उसका इलाज करते हैं। तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बच्चेदानी निकाल दो, अच्छा। वो एज पर डिपेंड करता है कि बहुत आप, सारी चीज़ें आप देखनी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आप किस एज में हो और आपकी क्या आवश्यकताएं हैं। मान लीजिए उसकी एज जो होती है 20 से 40 के साल तक है, और उसको गठान है, और वो जो गठान है वो डिस्टर्ब कर रहा है प्रेगनेंसी में, अच्छा। तो फिर उसको निकाला जाता है, और उसको सिर्फ उसको ही निकाला जाता है, गठान ही निकाला जाता है। जी, क्योंकि फिर आगे चल के हाँ, वो आगे पूरी तो यूट्रस नहीं निकाल प्रेगनेंसी में सकते ना, भी। जी जी हाँ, जी। निकाल तो नहीं सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं मायोमेक्टॉमी। जी। मतलब कि सिर्फ उस गठान को ही निकालना। तो हम बाकी केसेस में भी सिर्फ गठान ही क्यों नहीं निकालते, हमको पूरा बच्चेदानी निकालने की क्या ज़रूरत होती है, अगर सिर्फ हम गठान ही निकालने से काम चल जाता है तो। देखिए मेनोपॉज एज हो गया, जी, ज़रूरत मेनोपॉज नहीं है जरूरत नहीं है ना, और काफ़ी बड़ा फाइब्रॉइड है। हाँ, साइज़ बड़ा है। हाँ, और वो आपका मेनोपॉज के बाद बंद भी नहीं हो रहा है, जी। मतलब छोटा भी नहीं हो रहा है, तो फिर तो पूरा ही निकालेंगे ना, वो भी निकालेंगे, उसके साथ ओवरीज भी निकालेंगे। अगर ओवरी मतलब ज़्यादा एज में ओवरी निकालते हैं, अगर मेनोपॉज के जस्ट मेनोपॉज हुआ है उस समय नहीं निकालेंगे, लेकिन मान लो 60 ईयर्स की है, जैसे हम पेशेंट की जिसकी बात कर रहे थे वो तो 60 ईयर्स की थी, ओके, 60 ईयर्स की थी, तो उस समय तो हम पूरा निकालेंगे ना, हम ओवरीज क्यों छोड़ेंगे, चांसेस नहीं छोड़ते हैं आगे चांसेस चल नहीं के है। कुछ और हाँ, सिम्टम्स तो आए। उसको हम हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। पूरा का पूरा बच्चादानी पूरा का पूरा हम अंडाशय ओवरी बच्चेदानी के निकाल साथ देते हैं। निकाल हाँ। लेना। उसके साथ और भी जो इलाज होता है उसको यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं, जिससे कि जो उसमें जो गठान होती है उसकी ब्लड सप्लाई उसको हम रोक देते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो गठान धीरे धीरे छोटे हो जाती है। तो ये भी ऐसे कुछ इलाज उसका होता जी, तो है। पहले हम ऐसा कोशिश करते होंगे कि ये टैबलेट से ही ठीक हो जाए, दवाइयों से ठीक हो जाए, या डिपेंड करता है कि केस हमारे पास कैसा केस आया है उस हिसाब से फिर हम सर्जिकल्स लेते हैं या हम दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। नहीं, तो जो दवाइयाँ हैं वो हमने कहा ना परमानेंट नहीं है, 6 महीने से ऊपर हम नहीं 6 दे महीने सकते से हैं। ज़्यादा 6 नहीं दे महीने में सकते। अगर उसका साइज कम हुआ कम या हो जाता असर है, दिखा तो सिम्टोमेटिक हो जाता है। यूजुअली देखा गया है कि जैसे ही दवाइयाँ बंद करते हैं ना वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, फिर से ग्रो करने लगता है, इसलिए साइज़ छोटा करके उसको ऑपरेट करते हैं। वो परमानेंट इलाज तो यूजुअली वैसे तो ये सर्जरी। टेंडेंसी रहती होगी, मतलब किसी महिला में ज़्यादा दिखता है किसी महिला में कम, तो कह सकते हैं कि ये जेनेटिक्स है, पीछे से आया है। हाँ, ऐसा एक मानते हैं। जी, इसका कोई ठोस कारण नहीं है, कोई ठोस आपने कारण हमने पहले भी बात की थी, बात इसकी की चर्चा है। की थी हाँ कि जी जी इसमें जी। कोई वो कारण नहीं है ऐसा, खास कारण जो होता है। हाँ, कभी कभी जैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे यूट्रस बच्चेदानी होती है ना, तो अगर ये गठान है तो फाइब्रॉइड है, लेकिन कभी कभी पूरी की पूरी बच्चेदानी बढ़ जाती है, तो वो गठान से अलग होती है, लेकिन बच्चेदानी तो बढ़ती ही है, तो उसमें और फाइब्रॉइड में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जी, तो पूरी की पूरी बच्चेदानी अगर बढ़ गई है तो फिर हम उसको तो निकाल नहीं सकते, उसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं।
अच्छा जी। एक मेडिकल टर्म ही होता है कि पूरी बच्चेदानी बढ़ जाना। और इसमें फाइब्रॉइड में दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे कभी कभी जैसे पेट खोलो तो पूरा चिपका हुआ भी रहता है, तो वो जो एंडोमेट्रियोसिस होता है जी। ये एंडोमेट्रियोसिस भी जो होता है ये बहुत, फाइब्रॉइड तो उससे फिर भी ठीक है। अच्छा, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस हाँ एंडोमेट्रियोसिस अलग थोड़ा है गठान से? गठान से अलग होता है। जी। एंडोमेट्रियोसिस ऐसे कोई बड़े गठान का रूप नहीं लेता है, सिर्फ अगर ओवरीज जो कम एज में वो चॉकलेट सिस्ट जो उसको कहा जाता है ना, तो एंडोमेट्रियोसिस का कारण अलग होता है और इस गठान का कारण अलग होता है। लेकिन हाँ कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है अगर सोनोग्राफी नहीं कराओ। सोनोग्राफी में तो सारा क्लियर हो जाता है कि आपको ये गठान फाइब्रॉइड की गठान है कि एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस भी एक टर्म है, मतलब वो बहुत पेनफुल होता है। अच्छा, गठान में पेन नहीं होता है, गठान में पेन दर्द नहीं होता बिल्कुल है, नहीं लेकिन होता है। एंडोमेट्रियोसिस में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जी, तो ये गठान की वजह से होता है एंडोमेट्रियोसिस, नहीं, इसके कारण अलग होते हैं? उसके कारण अलग होते उसके हैं। कारण अलग होते हैं। उसके कारण ये होते हैं कि जैसे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको होती है, लेकिन वो जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, वो बॉडी के डिफरेंट एरियाज में चली जाती है और वो गठान का भी कभी कभी रूप ले लेती है। अच्छा। हाँ, वो उसके यूजुअली बाहर रहती है, वो यूट्रस के अंदर भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, बाहर इधर उधर कहीं भी जा सकती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जब मेंसेस होता है तो उस समय बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होता है, और फाइब्रॉइड की गठान में दर्द नहीं होता है, और पूरा धीरे धीरे वो चिपक जाता है, तो वो ज़्यादा तकलीफदायी है एज़ कम्पेयर टू फाइब्रॉइड। जी जी, गठान से काफ़ी ज़्यादा हाँ। तकलीफदायक है। कहते हैं, कहा जाता था कि पहले के ज़माने में इतना सब कुछ समस्याएं नहीं रहती थी, और अब के ज़माने में जो है वो समस्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं। और यूजुअली ऐसा देखा गया है कि पहले के टाइम के जो लोग थे वो एक कहीं ना कहीं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते थे। उनका जो रहने का जो ढंग था, जो खाने की चीज़ें थी, वो सब कुछ कहीं ना कहीं बहुत अलग है आज के ज़माने से। तो क्या इन सब चीज़ें, जितनी भी समस्याएं हमने डिस्कस की हैं अभी तक, इन सब चीज़ों में कहीं इसका कोई रोल है, कहीं कोई हेल्दी लाइफस्टाइल, या अगर हम इसका कुछ फ़र्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है? हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल का तो रोल है ही। वैसे तो जैसे हमने कहा कि कुछ कॉज तो कहा नहीं जा सकता ठोस है, कारण नहीं लेकिन है। एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से हार्मोन थोड़ा बैलेंस में रहता है, तो हार्मोनल बैलेंस के कारण एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का जो हमारे बॉडी में जो लेवल है वो नॉर्मल होता है। लेकिन एक बार बन गया है तो हम उसको ऐसे ठीक तो नहीं कर सकते, उसको तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन हेल्दी रहते हैं तो जो छोटी मोटी जो इसमें तकलीफ़ें इसके कारण भी होती हैं, जी है ना, जी जी। वो हमारे खुश रहने के कारण, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी हम खुश रहते हैं, अच्छा। है ना, जी तो उससे भी थोड़ा सा फ़ायदा तो होता ही है जी 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 जी। उसमें। और फिर डाइट जैसे होती है, तो डाइट का भी ऐसे हेल्दी डाइट तो बैलेंस एक डाइट लेना ही बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट लेना ही चाहिए, तो उससे भी हमारे अंदर तो रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होते हैं। जी, तो ये फाइब्रॉइड की साइज कम हो सकती है, या हाँ, बनना भी ये थोड़ा सा उसका कम हो जो सकता है? एक कारण जैसे लेट मैरिजेस एक कारण से फाइब्रॉइड का गठान के गठान चांसेस होता है। बढ़ जाते जैसे हैं। हमने बताया कि जो मैरिड में कार्सिनोमा सर्विक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जी। और अनमैरिड में फाइब्रॉइड के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है, जी जी तो जी। ये जो अनमैरिड लोगों में ये फाइब्रॉइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फीमेल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है, प्ले इसका करता बहुत है। अहम भूमिका है। और ये हार्मोन अगर हम नॉर्मल या बैलेंस रखना चाहें, तो मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ उसके लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल लाइफ और एक बैलेंस्ड डाइट की भी बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ज़रूरत है। मैम, डॉक्टर पुष्पा पांडे मैम, आपने हमें बहुत क्लियरली ये बताया अबाउट यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। जी मैम, तो आपने हमें इस बारे में रोशनी डाली कि लाइफस्टाइल या एक इनर, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप गायनेकोलॉजी भी प्रैक्टिस करती हैं और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैम, अगर आप हमें थोड़ा सा इस बारे में भी बता सकें कि हम कैसे अपने इनर सेल्फ को
एक सही दिशा दे सकें, ताकि हमारा महिलाओं से जुड़ी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो भी हमें कम से कम सामना करना पड़े? तो हम तो यही कहेंगे कि अगर हर महिला मेडिटेशन करे तो वो स्वस्थ भी रह सकती है, और अगर छोटी मोटी बीमारियां आती भी हैं तो क्योंकि मेडिटेशन से हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है, हमारा रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ता है, हाई हो जाता है। और यहाँ तक ये कहा जाता है कि जीन्स प्रणाली को भी मेडिटेशन चेंज कर देता है। तो बहुत सारे जो कैंसर्स होते हैं उनको हम मेडिटेशन के द्वारा प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो हम अगर मेडिटेशन करें, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है, वो मेडिटेशन बहुत ही अच्छा मेडिटेशन, क्योंकि मैं उसको प्रैक्टिकल करती हूँ, प्रैक्टिकल अप्लाई करती हूँ, तो उससे फ़ायदा तो होता है। तो चलिए हम 2 मिनट करते हैं। जी बिल्कुल, ज़रूर। हमारे दर्शक है ना? भी देखना चाहेंगे, जी, सुनना जी। चाहेंगे। ओम शांति। शरीर को ढीला छोड़ें। गहरी सांसें लें। और अब अपने आप को देखें। मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट। दोनों आईब्रोज के बीच में इस बॉडी से डिटैच हो जाएं। मेरे अंदर शांति है। शांति मेरा स्वधर्म है। दोनों आईब्रोज के बीच से पीसफुल रेस निकल रहे हैं। मेरा मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो गया। ये पीसफुल रेस धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल रहे हैं। बॉडी के हर ऑर्गन इस पॉजिटिव एनर्जी को फील कर रहे हैं। सारा शरीर बिल्कुल हल्का और शांत हो गया। अब उस सुप्रीम को देखें थर्ड आई से, जो शांति का सागर है। उससे फव्वारे के जैसे शांति की किरणें मुझ पर पड़ रहे हैं। ये हीलिंग रेस है। फील करें, आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। ये हीलिंग एनर्जी मेरे हर सिस्टम को स्वस्थ कर रही है। सारी प्रणालियाँ, मेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो भी हेल्दी हो रही है, बिल्कुल नॉर्मल हो रही है। ओम शांति। मैम, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तन और मन दोनों के स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए।
और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप हमारे इस शो में बार बार आएंगे और दोबारा भी आएंगे। और आपका मैं थैंक यू भी करना चाहती हूँ डॉक्टर पुष्पा पांडे मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। ओम शांति। तो आज हमने जाना कि यूट्राइन फाइब्रॉइड, बच्चेदाने की जो गठान है, कि वो होती क्या है और इसके संकेत क्या क्या होते हैं, किन कंडीशंस में और किन परिस्थितियों में हमें इसके इलाज की ज़रूरत होती है, और हम इसे नॉर्मल भी ले सकते हैं अगर हमें इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है, अगर हमें इसमें कोई भी बॉडी संकेत नहीं दे रही है, कोई भी परेशानी नहीं है इन फाइब्रॉइड से, तो हम इन्हें ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब हम आपसे दोबारा अगले शो में नए विषय के साथ दोबारा फिर से मिलेंगे। ओम शांति, नमस्कार।